सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद आरोपी की तलाश लगातार जारी। मुंबई पुलिस ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया। वहीं हमलावर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। घटना वाली रात जो ऑटो ड्राइवर सैफ को अस्पताल लेकर गया था अपने ऑटो में बैठाकर, उसका भी बयान सामने आया है। क्या है अभी तक इस पूरे मामले में डेवलपमेंट, इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर के अंदर घुसकर एक शख्स ने हमला किया, चाकू से कई वार किया और फरार हो गया। अगले दिन सुबह मुंबई के बांद्रा से लेकर दादर तक टहलता रहा और इसके बाद कहीं गायब हो गया। मुंबई पुलिस सैफ अली खान के हमलावर को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। अभिनेता सैफ अली खान पर चला खंजर किसका था, यह पता चलने से पहले ही इस मामले पर विपक्ष हमलावर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पूरा ध्यान देकर इस केस पर है और ऐसा मुंबई में होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुंबई को सेफ रखने का काम जरूर हमारी सरकार कर रही है। इंसिडेंट तो हो चुका है, लेकिन इसमें जो बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग की सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो आदमी मतलब एकदम ऊपर गया कैसा, ये भी मतलब आश्चर्य की बात है। इसीलिए इसमें जो नीचे का वॉचमैन है वो भी इसमें कनेक्टेड है क्या, ये इसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। सैफ अली खान साहब, जिसको कुछ गुंडों ने उसके घर में घुस के उस पर हमला किया था, अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई। और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला और ये जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ हैं कि इनकी दुआ उनको मिले कि वो जल्दी सेहतियाब हों और ऐसे चीज़ें न हो हमारे देश में जहाँ पे लोगों पे ऐसे हमले किए जाए। सैफ अली खान पर जानलेवा हमले की घटना के बाद जहां समूचा बॉलीवुड स्तब्ध है। सैफ भाई अभी ठीक है, विच इज़ वेरी गुड और बहुत कमाल के इंसान है, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थी। बट ऑफ कोर्स यू नो मुंबई से वेरी सेफ प्लेस, बहुत कमाल की सुरक्षा को कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो होते हैं, आई थिंक दैट कीप्स अस ऑन आवर टोज कि हमें और ध्यान रखना चाहिए कि आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। वहीं मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस केस की जांच के लिए पुलिस की 20 टीमें लगाई गई हैं। हाई प्रोफाइल केस को लेकर आईपीएस दीक्षित गेडाम सुर्खियों में हैं। मुंबई के जिस बांद्रा इलाके में सैफ अली खान रहते हैं, उस इलाके के डीसीपी दीक्षित गेडाम हैं। गेडाम के सामने अब सैफ अली खान पर हमले के मामले को सुलझाने की चुनौती है, जिसके बाद से मुंबई पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के पास लगे एक सीसीटीवी में सैफ के हमलावर का वीडियो दिखने का दावा है। संदिग्ध शख्स ईयरफोन खरीदता दिखाई दिया। पुलिस ने इस मामले में सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बयान दर्ज किया है। जिस वक्त घर के अंदर सैफ अली खान पर हमलावर ने अटैक किया, उस वक्त करीना घर पर ही मौजूद थी। जानकारी सामने आ रही कि जब करीना 12वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर पहुंची तो हमलावर गुस्से में सैफ पर हमले कर रहा था। वहीं घटना वाली रात सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा का बयान भी दर्ज किया गया है। भजन सिंह ने न्यूज़ 18 से घटना वाली रात का भी जिक्र किया। ऐसे गाड़ी चलाता हूँ तो मैं अपना रेजेंसी वाला गली जो है अपना घूम रहा था, तो एक लेडीज आती आगे से भाग के, उसके बाद में गेट से आवाज आती रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको। तो फिर बोलते कि भैया लगाओ फटाफट गेट पे गाड़ी लगाओ, किसी को घाव लगा है। फटाक से मैं गाड़ी लगाता हूँ वहाँ, उसमें से फिर गेट खुलता है तो 4-5 लोग निकलते हैं। एक बंदा निकलता पूरा खून से लहू लुहान, ठीक है। उसको देख के मेरे को भी घबराहट सी होती, मैंने अरे क्या मैटर हो गया। हाँ, थोड़ा मेरे को डर भी लगा, तो मैंने बैठाया उसको। बैठाने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है, एक कोई यंग आदमी बैठता है उनके साथ में, तो 3 लोग कुल मिला के 3 लोग जाते हैं। फिर मैं सीधा चल देता हूँ। मैंने सर आपस में डिसाइड करते कि कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे। नहीं, वो आपस में नहीं बात करते हैं। उनका जब बात खत्म होने के बाद फिर मैं उनको बोला, मैंने सर किधर लेना है, होली फैमिली लेना है या लीलावती? तो बोला लीलावती। तो वही मैं सीधा हिल रोड से राइट मार के सीधा उनके घर से, अपना गार्डन है, गार्डन से राइट मार के हिल रोड आ गया। हिल रोड से फिर बालाजी से लेफ्ट मारा, लेफ्ट मार के सीधा चप्पल रोड से निकाला उनको। तो चप्पल रोड से गलियों में थोड़ा पतला गली है, उसमें सुनसान लगता है, थोड़ा घबराहट सी होती है। तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा? मैंने सर बस यूटर्न मार के गेट पे लगा देता हूँ, आ ही गया समझे। हाँ,
फिर वो उतरे हैं, उतरने के बाद तो स्टाफ एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते बोले एक गार्ड, मैं बुलाया इधर आओ, बोले स्टाफ की तरफ फटाक से बुलाओ मैं सैफ अली खान हूँ, यानी वो बताया, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, बोले फटाक से बुलाओ कि स्ट्रेचर वगैरह आया। एक पहले वो आया था बैठने का, तो उसमें नहीं बैठे, फिर अपना लेटने वाला स्ट्रेचर आया, उसमें फिर लेट गए। घटना वाले दिन सैफ का ड्राइवर मौजूद नहीं था। भजन सिंह ने बताया कि वो पहले सैफ अली खान को नहीं पहचान पाया। इस बात का उसे बाद में एहसास हुआ। कब पता चला? नहीं, जब वो खुद वो जब पहुंचे वहाँ पे, जब डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कोई स्टाफ रहता नहीं, खाली एक गाड़ी था, और बुलाया गया तो बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ और फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा जो इलाज उलाज जो भी है वो करो फटाक से। कौन लोग ऑटो में बैठे थे, कहाँ का? एक बच्चा था उनके साथ में, उनका बच्चा लड़का होगा और एक कोई और उनको पहचान में रिलेशन में जो भी होगा, हाँ, तो वो बैठे थे, 3 लोग थे कुल मिलाकर। फिलहाल सैफ अली खान पर हमले में मुंबई पुलिस की 20 टीमें पड़ताल में लगी हैं। वहीं क्राइम ब्रांच की टीमें भी लगी हैं। पुलिस अभी तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले साल मैडम माया के बाद 15 जनवरी को इटली से सुधा कंवर की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस गैंग की कमर टूटनी अब तय मानी जा रही है। जानकारी कह रहे हैं कि गैंग से जुड़ी दोनों लेडी डॉन न सिर्फ टारगेट तय करती थीं, बल्कि फिरौती के पैसों का हिसाब किताब भी खुद ही रखती थी। मैडम माया के बाद सुधा कंवर की गिरफ्तारी। गैंग को आर्थिक रूप से कमजोर करने की है तैयारी। लॉरेंस के गुर्गे कब तक काटेंगे फरारी। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के बदमाश अमरजीत बिश्नोई की पत्नी सुधा कंवर को इटली से गिरफ्तार कराया है। सुधा टूरिस्ट वीजा पर भारत से भागी थी। एजीटीएफ को सुधा कंवर के इटली के सिसिली में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से इंटरपोल को रेफरेंस लेटर जारी किया गया। इसके बाद इटली की स्थानीय पुलिस ने सुधा कंवर को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मैडम को पुलिस ने नई दिल्ली से पकड़ा था। ये दोनों महिलाएं लॉरेंस गैंग की आर्थिक रूप से मदद करती थी, यानी दोनों का काम पैसे का इंतजाम करना था। यहाँ राजस्थान में बैठ के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सोशल मीडिया में सपोर्ट करते हैं या मतलब कोई शेल्टर देने में सपोर्ट करते हैं, या कॉन्स्पिरेसी में इनकी कोई मोबाइल ले जाते हैं, कोई गाड़ी ले जाते हैं, कोई हथियार रखते हैं, इस तरह की जो भी किसी गैंग की पार्ट हो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। पुलिस की माने तो इटली में बैठकर सुधा कंवर राजस्थान के व्यापारियों को धमकाती थी और यही उसकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह भी बनी। राजस्थान के छोटे से कस्बे मेड़ता सिटी में सुधा कंवर का नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। वैसे सुधा का सीधा सीधा लिंक लॉरेंस गैंग से शुरुआती दिनों में नहीं बना था, हालांकि शुरू से ही उसकी प्रवृत्ति आपराधिक रही। नागौर के मेड़ता सिटी की रहने वाली है। बीकानेर के युवक से शादी के कुछ समय बाद लिया तलाक। तलाक के बाद गैंगस्टर अमरजीत बिश्नोई से की शादी। अपराध की दुनिया में पति का देने लगी साथ। पति पत्नी व्यापारियों को धमकाकर करते थे वसूली। 3 दिसंबर 2022 सीकर में हुए राजू ठेहट हत्याकांड में निभाई भूमिका। हथियार मुहैया कराने और मनी ट्रांसफर करने में भी थी शामिल। पुलिस ने 5 फरवरी 2023 को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि 5 फरवरी 2023 को सुधा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और 10 अक्टूबर 2023 को सुधा जेल से जमानत पर छूटी और उसने अपने लिए वीजा तैयार करवाया और वहां से चुपचाप इटली निकल गई। इटली के एक सिसिली नाम का जो इलाका है, जहां का सिसिलियन माफिया बहुत ही कुख्यात है पूरी दुनिया में, उस इलाके में जाकर उसने अपने पति के पास शरण ली थी। लेकिन दोनों की जो किस्मत है वो बहुत दिनों तक साथ नहीं दे पाई। सुधा कंवर पहले राजू ठेठ केस में अरेस्ट हो गई थी, बाद में जमानत में बाहर आने के बाद
यहाँ से जो अपने पासपोर्ट से ये देश से निकल गई थी, कोर्ट अटेंड नहीं कर रही थी, इसके खिलाफ स्टैंडिंग वारंट निकला हुआ था। तो वो स्टैंडिंग वारंट को हमने इंटरपोल वगैरह में भेजा, उसके रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया। उसके बाद हमें पता चला था कि यहाँ से दुबई और शारजा गई है और शारजा से ये इटली चली गई है। जब हमें एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह मिला तो हमने एग्जैक्ट एड्रेस को इंटरपोल को सीबीआई के थ्रू कम्युनिकेट किया। उसके बाद वहाँ इटालियन पुलिस अथॉरिटीज़ ने उनको अरेस्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन किया। जेल जाने के बाद जमानत पर रिहा हुई सुधा टूरिस्ट वीजा के जरिए इटली चली गई, जहां पहले से उसका पति अमरजीत मौजूद था। फिर ये दोनों मिलकर इटली में भी धमकाकर वसूली का काम करने लगे। राजस्थान पुलिस ने सुधा कंवर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिससे उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई। यह गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई में मानी जा रही है। एक तो एजीटीएफ बनने के बाद सरकार से, डीजी साहब से बहुत हमें कोऑपरेशन मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। उसकी वजह से काफी एक्शंस हम लोगों ने ली है। इसमें जो वांटेड क्रिमिनल्स है उनको अरेस्ट करना, प्लस ये जो ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स है उनको फॉलो करना, उनके ऊपर सर्वेलेंस रखना, उनके जो कौन से जेल में है जेलों को मॉनिटरिंग करना, और काफ़ी लोगों को हमने अरेस्ट किया है। एनडीपीएस में काफ़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जिला पुलिस के साथ मिलके प्लस हमारी टीम एरिया डोमिनेशन में भी पार्ट लिया है, और इन कार्रवाइयों की वजह से काफ़ी कमी भी आई है। और पिछले साल गैंग्स और गैंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कमी भी आई और ओवरऑल फायरिंग इंसिडेंट में भी कमी आई है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस गैंग की महिला सदस्य मैडम माया को दबोचा था। फिलहाल वो पुलिस रिमांड पर है। पुलिस के मुताबिक माया पिछले कई महीनों से इस गैंग से जुड़ी हैं। वहीं लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य रोहित गोदारा, संपत नेहरा, शुभम उर्फ बिगनी, राजेंद्र उर्फ जोकर और गोल्डी बराड़ जैसे बदमाशों के सीधे संपर्क में थी। सीमा मल्होत्रा मैडम माया के नाम से ही कुख्यात है। सेक्टर 8 द्वारका नई दिल्ली की रहने वाली है। सुभाष नगर में है दूसरा ठिकाना। मैडम माया गैंग के सदस्यों को देती थी टारगेट। गैंग के सदस्यों के जेल में बंद होने पर उठाती थी खर्च। सट्टेबाजों, बड़े व्यापारियों, फिल्म स्टार के नंबर जुटाकर उनको गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा से धमकी दिलवाती थी। राजस्थान की जेल में बंद गैंगस्टरों के बीच सूचना साझा करने का भी काम करती थी। माया के खिलाफ जयपुर सहित दिल्ली, हरियाणा में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। एडीजी दिनेश एमएन के मुताबिक सुधा के पति अमरजीत को एजीटीएफ की सूचना पर पिछले साल 8 जुलाई को इटली में स्थानीय पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब तक उसे भारत नहीं लाया जा सका है। अमरजीत भारत में डब्बा कॉल से मांग रहा था रंगदारी। सुरक्षा एजेंसियों को झांसा के लिए विदेश में बैठकर गैंगस्टर डब्बा कॉलिंग के जरिए भारत में लोगों को धमकाते रहे हैं। दरअसल गैंगस्टर सीधे भारत में कॉल नहीं करते, वो पहले दूसरे देशों में ठिकाना बनाए अपने गुर्गों को कॉल करते हैं। इसके बाद डब्बा कॉलिंग के जरिए स्पीकर पर बात कर गुर्गे के कॉल से भारत में उन लोगों को धमकाते हैं। ऐसे कॉल अक्सर इंटरनेट से किए जाते हैं। वसूली का यही तरीका करीब 2-3 साल से चल रहा है। राजस्थान पुलिस का यह दावा है कि सुधा ने ही थेहट हत्याकांड के लिए हथियार और धन इत्यादि मुहैया करवाने में गिरोह को मदद की थी। अमरजीत और सुधा मिलकर के गिरोह के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाते थे। एक तो वो जिन लोगों से हफ्ता वसूली करनी होती थी, यानी कि रंगदारी टैक्स वसूलना होता था, उन्हें धमकियां देने का काम करते थे। और दूसरा जो है वो लोगों के लिए गिरोह के डब्बा फोन की, यानी कि ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करते थे, या फिर अवैध रूप से हासिल किए हुए सेलफोन या वीओआईपी नंबर्स की व्यवस्था करते थे, जिनसे कि उनके गिरोह के लोग आपस में संपर्क में बने रहते थे
या फिर लोगों को धमकियां देने के लिए इन टेलीफोन्स का इस्तेमाल करते थे? नहीं, इसका प्रोसेस ये रहता है, एक बार अरेस्ट होने के बाद एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, वो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमारे विदेश मंत्रालय के थ्रू इटली जाता है। हमारी जो इंडियन एम्बेसी इटली में है वो उसको आगे प्रोसेस करते हैं। वो वहाँ की जो जस्टिस डिपार्टमेंट बोलते हैं इटली की, वो हमारे केस लड़ते हैं, केस लड़के कोर्ट से एक्सट्रेडिशन की एक्सट्रेडिशन करवाने की वो प्रक्रिया में वो करते हैं। वो अभी हमारा पेंडिंग है, मैं उम्मीद है जल्दी हो जाएगी दोनों। सुधा कंवर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भारत और भारत के बाहर विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के ऊपर भी नकेल कसने का काम करिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। प्रदेश के सरपंच संघों की भी लगातार मांग थी कि सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि वो सुचारू तौर पर काम कर सकें और अगले चुनाव तक ग्राम पंचायतों के गवर्नेंस में कोई भी परेशानी ना आए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश मॉडल पर लगी मुहर। सीएम ने बढ़ाया सरपंचों का कार्यकाल। वार्ड पंचों को मिला मौका बेमिसाल। वन स्टेट वन इलेक्शन की राह हुई आसान। राजस्थान में बीजेपी की सरकार फेल हो गई और ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, हालात बहुत खराब है। इसलिए अब पंचायतों के अधिकार खत्म कर दिए, अब कह रहे हैं कि हम तो एक साथ कराएंगे। कांग्रेस का आक्रोश अकारण नहीं है। राजस्थान की भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत सरकार ने सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश के सरपंच संघों की ओर से भी लगातार मांग की जा रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए ताकि वो प्रशासक की भूमिका में वहां पर रह करके जनता को गुड गवर्नेंस दे सके। एक सर्वमान्य तथ्य यह भी है कि राजस्थान सरकार प्रदेश की सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। राजस्थान सरकार का यानी यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का एक कृत संकल्प है। हम सब का ये ध्येय है कि बार बार चुनाव होने से समय की बर्बादी होती है, प्रशासनिक लवाजमा सारे दूसरे काम में उलझ जाता है, चुनाव में उलझ जाता है, तो विकास की गति धीमी हो जाती है, अनावश्यक रूप से वित्तीय भार पड़ता है और समय समय पर चुनाव होने से या बार बार चुनाव होने से विकास की जो रफ्तार है वो रुक जाती है, अनावश्यक रूप से सामाजिक सौहार्द को भी क्षति पहुंचती है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन पे कायम रहेंगे। सूबे की सरकार जहां वन स्टेट वन इलेक्शन की खूबियां गिनवा रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के दमन के तौर पर देख रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार फेल हो गई और ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, हालात बहुत खराब है। इसलिए अब पंचायतों के अधिकार खत्म कर दिए, अब कह रहे हैं कि हम तो एक साथ कराएंगे चुनाव। ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। गांवों की सरकार हमेशा अलग से बनती आई है। सरकार का दावा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन से वित्तीय और मानव संसाधन की बचत होगी, प्रशासनिक कार्यों के भी आसान होने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस वन स्टेट वन इलेक्शन के पीछे दिए जा रहे सरकार के तर्क को सिरे से खारिज कर रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या पैसों की बचत के नाम पर आप डेमोक्रेसी खत्म कर दोगे? क्या नाटक चालू कर दी? पैसों की बचत, आप ये जो आपने राइजिंग राजस्थान किया है उसमें तो आप जमीनें लुटा रहे हो। आप मुझे ये बताइए, कई सौ करोड़ की जमीनें आप कह रहे हो एक आदमी को हम 3 जगह जमीन देंगे। आप गरीब आदमी को तो जमीन नहीं दे रहे, बेरोजगार को जमीन नहीं दे रहे, लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, गरीब आदमी को जमीन देते नहीं, कर्मचारी को देते नहीं, मजदूर को देते नहीं, और कह रहे हैं कि जो राइजिंग राजस्थान में जो बड़े उद्योगपति है हम उनको 3 शहर देंगे, 3 जगह जमीन ले बिना ऑक्शन के लिए। ऑक्शन में तो बोली लगती है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे सरकारी खजाने को। अब वो कह रहे हैं डायरेक्ट अलॉट करेंगे, इसी में तो करप्शन होगा। कांग्रेस के विरोध से अप्रभावित सूबे की सरकार ने उन सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया है जिनका कार्यकाल
हाल ही में खत्म होने जा रहा है। अकेले जनवरी महीने में ही 6,759 सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 3 राज्यों की तर्ज पर कार्यकाल बढ़ाने की मांग। 17 जनवरी 2,726 सरपंचों का कार्यकाल हुआ पूरा। 22 जनवरी 2,333 सरपंचों का कार्यकाल हो रहा पूरा। 29 जनवरी 1,700 सरपंचों का कार्यकाल होगा पूरा। जनवरी में 210 पंचायत समितियों का कार्यकाल होगा खत्म। मार्च 2025 में 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होगा पूरा। सितंबर 2025 में 3,847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होगा पूरा। सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश मॉडल पर आधारित है। दरअसल एमपी में ग्राम पंचायतों में समिति बनाकर उसका अध्यक्ष सरपंच को बनाया गया है। झारखंड में विधानसभा में विधेयक लाकर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। उत्तराखंड में निवर्तमान सरपंचों को प्रमुख प्रशासक बनाया गया था। में मुझे लगता है कि सरकार व्यवहारिक पक्ष के साथ, संवैधानिक पक्ष के साथ में कानूनी पक्ष का भी ध्यान रख रही है और इसलिए सरकार ने इन तमाम ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की बात करके के लिए एक समय ले लिया है, कम से कम 1 स्टेट 1 इलेक्शन के प्रोसेस की ओर बढ़ने के लिए। कई अलग अलग समय पर जैसे पंचायतों का गठन हुआ, उसके चुनाव उस समय हुए। कई पंचायतों का कार्यकाल आगे पीछे पूरा हुआ तो उनके उस समय हो गए। इसी तरह से नगर पालिकाओं में कुछ नगर पालिकाओं का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है, किसी का अक्टूबर में खत्म हो रहा है। तो मतलब पूरे साल में चुनावों का दौर चलता रहता है, जिससे न केवल राजकीय राशि का दुरुपयोग होता है, मशीनरी का दुरुपयोग होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इस हिसाब से अगर मान लो एक स्टेट में एक चुनाव एक ही समय पर करे जाए तो निश्चित रूप से राजकीय मशीनरी की भी मशक्कत कम होगी, राशि भी बचेगी और जनता को भी सुविधा का सामना करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन के पीछे बीजेपी की मंशा पर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। भारत में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला लागू होता है तो जानकारों का मानना है कि इसका सीधा फायदा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह फायदा विपक्षी दलों को हो सकता है। ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन के फॉर्मूले को लेकर के लगातार मंथन चिंतन का दौर जारी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।